हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह, इन तीनों की हम आलोचनात्मक कृतियां पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अभी आपने UGC नेट का एग्ज़ाम जो 18 जून को हुआ था उसका मैंने विश्लेषण करवाया था, और इसकी जो आलोचनात्मक कृतियों की जो वीडियो है, मैं इससे पहले 2 वीडियो डाल चुकी हूँ, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, आप देख लेना, पीछे 2 वीडियो में डाल चुकी हूँ। और आज आलोचनात्मक कृतियों पर हमारी तीसरी वीडियो होगी। और मैं इस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी जो 18 जून को UGC नेट का एग्ज़ाम हुआ था, जो आपका कैंसिल हो गया है, तो उस एग्ज़ाम में आलोचनात्मक कृतियों से 4 प्रश्न पूछे गए थे। अब आप देखेंगे कि तो रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृतियों को क्रम से लगाना था। दूसरा, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं पूछी गई थी। तीसरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये पूछा गया था। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि काव्य में रहस्यवाद, ये आलोचनात्मक कृति किसकी है। और रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं भी क्रम से लगानी थी। रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और एक गजानन माधव मुक्तिबोध। तो 4 प्रश्न पूछे थे, चारों की आलोचनात्मक कृतियों से। और चारों की जो आलोचनात्मक कृतियां हैं, इससे पहले वाली दोनों वीडियो में मैं बना चुकी हूँ। वैसे तो आलोचनात्मक कृतियां बहुत सारे विद्वानों की हैं, लेकिन कुछ मुख्य रूप से महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि नंदुलारे वाजपेयी, जहां से प्रश्न हमेशा, चाहे वो TGT PGT का कोई एग्जाम हो या फिर UGC नेट का एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो देखते हैं आचार्य नंदुलारे वाजपेयी को। तो इससे पहले ये कहना चाहूँगी कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपके एग्जाम तक तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। ठीक है, तो नंदुलारे वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। अब TGT या PGT जैसे एग्जाम में सीधे तौर पर यह प्रश्न पूछा जाता है कि नंदुलारे वाजपेयी जी किस प्रकार के आलोचक हैं। तो ये तीनों शब्द आपको ध्यान रखना है। समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 1 ये बनने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। दूसरा आता है, नंदुलारे वाजपेयी ने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया। तो नंदुलारे वाजपेयी ने जो छायावाद युग है, आपको पता है कि जो हिंदी साहित्य को आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल में बांटा गया है। जब आधुनिक काल को हम और आगे डिवाइड करते हैं तो भारतेंदु युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग, इस प्रकार से बांटा गया है। तो नंदुलारे वाजपेयी जी ने क्या किया कि जो छायावाद था उसको मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में उसकी व्याख्या की है। ये दोनों प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं। आगे है, नंदुलारे वाजपेयी जी की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां कौन सी हैं। जैसे कि ये थोड़ा सा टॉपिक जो है कठिन पड़ता है आपको याद करने में, तो मैंने इसके लिए आपको ट्रिक बताई है कि एक तो आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि निम्नलिखित रचनाओं को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जब आप अपने नोट्स बनाएंगे तो नंदुलारे वाजपेयी जी की जितनी रचनाएं हैं उन सभी को आप क्रम से लिख लेना। सन आप भले याद रखें या ना रखें, क्योंकि इतने सन याद नहीं होते हैं। तो ये जो मेरे सामने जो मैं आपको ये नोट्स दे रही हूँ, इसमें सारे ये अकॉर्डिंग टू सन ही हैं, तो पहले से बाद के क्रम में ही व्यवस्थित हैं। तो इसी प्रकार से आप अपने नोट्स बनाएं और एक लाइन में एक रचना लिखें, दूसरी लाइन में दूसरी रचना। ठीक है, इस प्रकार से आपको अपने नोट्स बनाने हैं। तो नंदुलारे वाजपेयी जी के इस प्रकार से आप नोट्स बना लेंगे। और उसके बाद अब देखते हैं कौन कौन से इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको सीधे तौर पर बता देती हूँ, जो डायरेक्ट आपके पेपर में पूछे जाते। एक तो रस सिद्धांत पूछी जाती है, रीति और शैली, ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है। उसके बाद हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो नामवर नंदुलारे वाजपेयी जी की आलोचनात्मक कृतियों से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। रस सिद्धांत क्यों पूछा जाता है कि जो रस मीमांसा है, आलोचनात्मक कृति, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है, याद रखना है। और जो रस सिद्धांत है वो आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी का है। अब देखते हैं
कैसे याद करेंगे मैं आपको ट्रिक बताते जाऊंगी। सबसे पहले तो आप ये देखिए, पहले वाली वीडियो में भी मैंने ऐसे ही करवाए हैं, नंद दुलारे वाजपेयी। तो नंद दुलारे वाजपेयी जी जो हैं उन्होंने किस किस पर आलोचनात्मक कृतियां लिखी। सबसे पहले आप वो लेखक या कवि उठा लें, ठीक है। पहला एक जयशंकर प्रसाद पर, मुख्य रूप से आपको ये पता होना चाहिए कि इन्होंने किस किस कवियों या लेखकों पर आलोचनात्मक कृतियां लिखी हैं। तो एक तो जयशंकर प्रसाद पर, दूसरा प्रेमचंद, तीसरा सूरदास, निराला, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत। तो ये हैं। अब आप देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद ये छायावाद का है और उन्होंने छायावाद को पहले से ही महत्व दिया है, क्योंकि छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में इन्होंने व्याख्या की है। तो सीधे सी बात है कि छायावाद के कवियों पर भी इन्होंने आलोचनात्मक कृति लिखी। तो छायावाद के यहाँ इन्होंने 2 कवि क्या 3 कवि उठाए हैं, जयशंकर प्रसाद, निराला और सुमित्रा नंदन पंत। ये तीनों आपको याद रखने हैं कि छायावाद के 3 कवियों पर इन्होंने आलोचनात्मक कृति लिखी। फिर इन्होंने प्रेमचंद पर लिखी, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं कि आप याद कैसे रखेंगे। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, यानी कि 20वीं शताब्दी के बारे में, 20वीं शताब्दी इन्होंने एक आलोचनात्मक कृति लिखी। नंद दुलारे वाजपेयी जी की जो आलोचनात्मक कृतियां हैं वो हम यहाँ से शुरू करेंगे। हिंदी साहित्य का कौन सा हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं हम, 20वीं शताब्दी का हिंदी साहित्य। तो 20वीं शताब्दी के हिंदी साहित्य की जब इन्होंने शुरुआत की, मैं ये ट्रिक बता रही हूँ। तो सबसे पहले इन्होंने जयशंकर प्रसाद पर आलोचनात्मक कृति लिखी, जयशंकर प्रसाद के बाद प्रेमचंद, और प्रेमचंद के बाद महाकवि सूरदास पर, और सूरदास के बाद निराला, और निराला के बाद पंत। तो इनका आप क्रम बना ले। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद, दूसरे नंबर पर प्रेमचंद, और तीसरे नंबर पर सूरदास, और उसके बाद निराला नंबर 4 पर। तो 4 आपको, और 5वें नंबर पर सुमित्रा नंदन पंत। अगर ये 4 रचनाएं आती हैं तो आप इस प्रकार से ट्रिक से लगा देंगे। अब शुरुआत कहाँ से करनी है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी का अध्ययन किया तो सबसे पहले उन्होंने जयशंकर प्रसाद पर लिखा, फिर प्रेमचंद पर लिखा, फिर महाकवि सूरदास, निराला और सुमित्रा नंदन पंत। इसी के बीच में आपको ध्यान रखनी है नई कविता और आधुनिक साहित्य पर भी इन्होंने लिखा। इनको आप थोड़ा सा ध्यान में रख ले कि ये रचनाएं भी इसी कवि की हैं, ठीक है। तो उसके बाद आती है रस सिद्धांत की। इन सब के बाद ये जो 4-5 मैंने नाम बताई, इसके बाद आएगी रस सिद्धांत। याद करने में थोड़ा सा आपको आसानी रह जाएगी। तो रस सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है, 1 नंबर पे भी पूछी जाती है। जैसे इस बार पूछे थे कि आचार्य काव्य में रहस्यवाद, ये कृति किसकी है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। ठीक इसी प्रकार से ये पूछ सकते हैं कि रस सिद्धांत किसकी रचना है, तो नंद दुलारे वाजपेयी की। साहित्य का आधुनिक युग, अब देखो इन्होंने ना आधुनिक पर काफी बातें की हैं, आधुनिक साहित्य के बारे में लिखा। आधुनिक का मतलब भी नया ही होता है, आधुनिक साहित्य। फिर नई कविता पर इन्होंने बात की, और उसके बाद है साहित्य का आधुनिक युग कहे चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चुटपुट रचनाएं हैं। अब नेक्स्ट है आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा। तो आधुनिक साहित्य का सर्जन और समीक्षा पर इन्होंने अपनी आलोचना की। आलोचना का मतलब भी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि किसी भी कृति के गुण और दोषों की जब विवेचनात्मक रूप से विश्लेषण किया जाता है और व्याख्या की जाती है तो वो आलोचनात्मक कृतियां कहलाती हैं, ठीक है। उसके बाद रीति और शैली। आधुनिक साहित्य के बाद इन्होंने रीति और शैली और नया साहित्य नए प्रश्न, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना। नया साहित्य ये यहाँ पर दिख नहीं रहा है, नया साहित्य नए प्रश्न। तो नए साहित्य जिनका नंद दुलारे, जो बच्चे होते हैं, नंद नंद मीन्स बच्चे, ये नया साहित्य बनाते हैं और इनके मन में नए नए प्रश्न होते हैं। इस प्रकार से आप इस रचना को याद कर सकते हैं। आगे थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के ऊपर। दूसरे नंबर पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो आलोचनात्मक कृतियां हैं बहुत ज्यादा नहीं है पर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को चिन्हमुखी मानवता के अन्वेषक, अन्वेषक का मतलब खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है, तो ये याद रखना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को एक तो चिन्हमुखी मानवता के अन्वेषक के रूप में जाना जाता है। अब आपसे पूछ सकते हैं कि चिन्हमुखी मानवता के अन्वेषक के रूप में किस विद्वान को जाना जाता है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक
आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कुछ आलोचनात्मक कृतियां हैं जिन्हें हम देखेंगे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार आज की वीडियो में जो मैं तीनों जो विद्वानों की रचनाएं पढ़ा रही हूँ इनके बारे में पेपर में एक भी नहीं पूछा गया, तो हो सकता है अब आपका जो री एग्जाम हो उसमें इनसे प्रश्न पूछ लिया जाए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कौन सी आलोचनात्मक रचनाएं हैं? नंबर 1 सूर साहित्य। इसमें भी उसी प्रकार से हम ट्रिक लगाएंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक तो सूर साहित्य यानी कि सूरदास पर लिखा, दूसरा इन्होंने कबीरदास पर, और उसके बाद है कालिदास पर। तो यही है इनकी, और ज़्यादा नहीं है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य, ये दोनों इन्हीं के हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, तो शुरुआत कैसे करेंगे, इनकी ट्रिक कैसे बनेंगे? सूर साहित्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सूर साहित्य। सूर साहित्य मतलब हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका में इन्होंने सूर साहित्य पर प्रकाश डाला, यानी कि सूरदास के साहित्य पर प्रकाश डाला। उसके बाद इन्होंने कबीर, यानी कि हिंदी साहित्य की भूमिका बीच में ले लेंगे और इधर सूरदास हो जाएंगे और इधर कबीर। हिंदी साहित्य का आदिकाल, ठीक है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के बारे में इन्होंने प्रकाश डाला। सहज साधना, कालिदास की लालित्य योजना और मध्यकालीन बोध का स्वरूप, ये जो रचना है इम्पोर्टेंट है, काफी बार पूछी जाती है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप ये किसकी रचना है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। कैसे याद रखेंगे? इस रचना को बीच में रख लेंगे। हिंदी साहित्य की भूमिका, जैसे कि हम हिंदी साहित्य ही पढ़ रहे हैं तो इससे पहले सूर साहित्य आ जाएगा, बाद में कबीरदास। इन पर प्रकाश डालने के बाद उन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल के बारे में बात की, और फिर सहज साधना, फिर कालिदास की लालित्य योजना, और फिर मध्यकालीन बोध का स्वरूप। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है अगला नामवर सिंह। अब हम नामवर सिंह की, इनकी भी रचनाएं जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हिंदी के नामवर सिंह की अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। और हिंदी के ऐसे ही हम पहले छांट लेंगे। अगर इन्होंने किसी कवि के बारे में लिखा है तो इनकी रचनाओं में मुझे इस प्रकार से कोई स्पेशल कवि नहीं दिख रहा है। इन्होंने जो हमारे साहित्य की प्रवृत्तियां थी, जो हमारे गद्य खंड हैं, इन पर ज़्यादा प्रकाश डाला है। तो देखते हैं हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान। अब अपभ्रंश की बातचीत हम आदिकाल में ही कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपभ्रंश का योगदान, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है, काफ़ी बार पेपर में पूछी जाती है। उसके बाद छायावाद, ये भी एक बार यूजीसी नेट में सीधे तौर पर पूछी गई थी कि छायावाद किसकी रचना है? तो ये नामवर सिंह की रचना है। और हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, यानी कि जब हम हिंदी साहित्य पर प्रकाश डालें, हिंदी साहित्य का जब हम सिलेबस देखते हैं तो सबसे पहले आदिकाल आता है, और आदिकाल के अंतर्गत नामवर सिंह ने अपभ्रंश के योग पर इन्होंने प्रकाश डाला। ठीक है, उसके बाद इन्होंने छायावाद पर, और छायावाद के बाद इतिहास और आलोचना, और उसके बाद आता है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। यानी कि आधुनिक जो आजकल जो हमारा साहित्य है, आधुनिक साहित्य है, आधुनिक जो काल था उसकी कौन कौन सी प्रवृत्तियां थी, उन पर इन्होंने आलोचनात्मक कृतियां लिखी। उसके बाद कहानी, नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना, ये भी सीधे तौर पर पूछी जाती है, दूसरी परंपरा की खोज। अब भाई नामवर सिंह, कैसे रट लो इस रचना को आप कि, और कविता के नए प्रतिमान, जो नामवर, जो नाम करते हैं इस देश दुनिया में, वो कौन करते हैं? जो दूसरी परंपरा की खोज करते हैं, जो लीक पर नहीं चलते हैं। तो दूसरी परंपरा की खोज, ये रचना किसकी है? नामवर सिंह की। और कविता के नए प्रतिमान, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये कई बार अक्सर पेपर में पूछी जाती है कि कविता के नए प्रतिमान भी वही स्थापित करते हैं जिनका नाम उन्हीं का होता है, जो कविता के नए नए प्रतिमान स्थापित करते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। फिर वाद विवाद संवाद और आलोचना के मुख से, ये इनकी लास्ट कृति है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इतनी नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।